बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पे कोई आसेब का साया, या हम लोग चाहते ही नहीं है कि गरीब आदमी यहाँ पे जिए। यानी लोग बच्चे मरने के लिए तो पैदा नहीं करते ना। यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिलती, बच्चे खुदकुशियाँ करते हैं, तालीम ठीक नहीं मिलती, सहूलतें नहीं मिलती, अस्पतालों की नर्सरी में जल के मर जाते हैं, गटरों के ढक्कन नहीं होते वहाँ गिर के मर जाते हैं, और जो कोई एहतजाज करने के लिए निकले उसे गोली से मार दिया जाता है। आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा बना के रख दिया इन्होंने। हम तो मिसाल के तौर पे कहते थे, लेकिन इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ ये किया है। अभी पिम्स अस्पताल का एक वाक़या है, और ये इंतज़ामिया की बहुत बड़ी गफलत है। सुबह 6 बजे के बाद पिम्स अस्पताल की जो नर्सरी है वहाँ पे बच्चे रखे हुए थे, जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, छोटे न्यू बॉर्न बच्चे, वो वहाँ पे थे। 15 बच्चे मौजूद थे, और वहाँ पे आग भड़क उठी। कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, धमाका हुआ, उसके बाद वहाँ पे आग लग गई। आग लगने के बाद जो अमला था वो वहाँ से भाग गया, और उन्होंने किसी को बताया भी नहीं कि वहाँ पे आग लगी हुई है। और जो लोग लवाहिकीन थे या बच्चों के माँ बाप थे, उन्हें पता चला, वो दौड़े हुए वहाँ पे गए। एक खातून जिन्होंने अपना भतीजा बचाया है खुद, यानी अगर जो अमले के लोग थे वो एक एक दो दो बच्चे उठाकर भी भागते तो बच्चों की जानें बच सकती थी। तो वो खातून बाद में आई, उसने अपना एक भतीजा उठाया और वो वहाँ से भाग गई। तो कम से कम उस खातून ने अपने घर का एक बच्चा बचा लिया, तो बाकी लोग भी ये कर सकते थे। लेकिन तमाम अमले ने अपनी जान बचाई, वो वहाँ से भागे और वहाँ से निकल आए। और नीचे आने के बाद जो ऐनी शाहिद खातून है, वो ये कहती है, जिसने खुद अपने भतीजे को बचाया था, वो ये कहती है कि अमले ने बाहर निकलने वालों को बंद कर दिया, और उन्होंने कहा जी आप बाहर निकलेंगे, आप जाकर बात करेंगे तो ये बात फैल जाएगी। उसके बाद रेस्क्यू वालों को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया गया, और पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे मंगवा ली गई कि माँ बाप जो है या लवाहिकीन जो है वो मीडिया से बात ना कर सकें, इनको रोको। आग को रोकना इनकी प्रायोरिटी नहीं थी, बच्चों को मरने से बचाना इनकी प्रायोरिटी नहीं थी, अपनी गफलत को छुपाना इनकी प्रायोरिटी थी। ये चाह रहे थे कि इनकी जो गफलत है, जो इनकी नालायकी है, वो अवाम तक ना पहुंचे। अब वजीर साहब हैं तारक फजल चौधरी साहब, उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उनका रवैया अगर मुस्तफ़ा कमाल के रवैये से आप कंपेयर करें तो वो बहुत बेहतर था। लेकिन तारक फजल चौधरी ने कहा कि कोई धमाका हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कोई क्या कर सकता है। देखें, तभी तो आपका इम्तिहान होता है। नॉर्मल हालात में तो कुछ होता ही नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल चलती हैं। जैसे ही इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी हैंडलिंग के लिए तमाम अफसरान को, तमाम लोगों को तरबियत दी जाती है। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। ये कुछ अर्सा पहले हम विजुअल देख रहे थे, जलजला आ गया था बड़ा खौफनाक, और वो जो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ था वो बच्चों को इकट्ठा करके, जो न्यू बॉर्न थे, उनके ऊपर अपने जिस्म रख के वो खड़े हुए थे कि अगर ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी तो हमारे ऊपर गिर जाएगी, हम बड़े हैं, मजबूत हैं, तो हम बच जाएंगे, लेकिन इन बच्चों की हमने जान बचानी है। और यहाँ पे सारा का सारा अमला, जितना स्टाफ है, वो सारा भाग गया। इनको तरबियत ही नहीं दी गई कि आग को बुझाना कैसे। देखिए, आग जब भी लगती है ना, तो पहले लम्हे में उसको बुझाना सबसे आसान होता है। जैसे ही आग लगे आप उसके ऊपर कोई चीज़ डाल दें, आपके पास वहाँ पे फायर जो बुझाने के लिए आपके वो सिलेंडर होते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। अब तो बहुत सारी और जो है वो लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं, इक्विपमेंट होता है, सेफ्टी के आलात होते हैं, आप उनको इस्तेमाल करके फौरी तौर पे आग को बुझा सकते हैं। ये आपके पास मौका होता है। जब फायर ब्रिगेड आती है तब तो बहुत देर हो जाती है। फायर ब्रिगेड कभी 20 मिनट में आती है, कभी 25 मिनट में आती है। यहाँ पे तो जो ऐनी शाहिदीन है या माँ बाप हैं बच्चों के, उन्होंने इंटरव्यूज देते हुए बताया कि जो आग बुझाने वाले लोग आए या इमरजेंसी हैंडलिंग के लिए जो बुलवाया गया फायर ब्रिगेड को या रेस्क्यू को, तो वो लगभग 1 घंटा का टाइम गुजरने के बाद आए। उससे पहले जो लवाहिकीन है वो खुद ही आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर थोड़ी सी तरबियत दी होती, जो यहाँ पे दुनिया पूरी के अंदर डॉक्टर्स को, नर्सेज को, या स्कूल टीचर्स को, या दफातर में काम करने वाले लोगों को, या जिन दफातर में पब्लिक आती है वहाँ पे आने वाले लोगों को, वहाँ पे सिक्योरिटी के अमले को, हर एक को बताया जाता है कि अगर इस किस्म की इमरजेंसी हो तो आपने क्या करना है, जलजला आ जाए तो क्या करना है, आग लग जाए तो क्या करना है, लोगों को किस रास्ते से निकालना है। इसकी एक्सरसाइजेज होती हैं बाकायदा, और वो ट्रेंड करते हैं अपने लोगों को इमरजेंसी सूरत हाल के लिए। नॉर्मल हालात में तो सारे ही जी लेते हैं, तो जो सरकारी लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग ऐसे की जाती है कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो उससे निपटना कैसा है। इनके हाथ पांव फूल गए, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, और सबकी तवज्जो इस बात पे थी कि ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यहां से आप अंदाजा कर लें जो इनकी गफलत थी, जिन जिन चीज़ों में, एक तो जो फायर सेफ्टी के आलात नहीं थे,
नंबर 2, ताले लगे हुए थे बहुत सारे ऐसे दरवाज़ों को जिन्हें इस्तेमाल किया जाना था। फिर जो इमरजेंसी एग्जिट है, यानी उसको बनाया इसलिए ना कि अगर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए, दुनिया की हर बिल्डिंग के अंदर हर जगह पे इमरजेंसी एग्जिट होती है और वहां से आप फौरन निकल जाते हैं या बाकियों को निकालते हैं अगर कोई हादसा हो जाए तो। इमरजेंसी एग्जिट जो है उसके दरवाजे भी बंद थे, लॉक थे, वो भी नहीं खुल रही थी। फिर जो मेन दरवाज़ा था वो दूर वाला खुला, इमरजेंसी वाला जो बच्चों के वार्ड वाला, वो दरवाज़ा ही नहीं खुला हुआ था, वो बंद किया हुआ था। वहां से फिर 2-3 मिनट ज़्यादा लग गए फायर ब्रिगेड को और रेस्क्यू को आने में। तो इन्होंने काफ़ी टाइम ज़ाया किया। बल्कि कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज, ये एक इदारा है, कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज, ये इस्लामाबाद में इमरजेंसी हैंडलिंग के हवाले से काम करता है। इन्होंने पिम्स अस्पताल की इंतजामिया को 15 मरतबा खत लिखा है। सहाफ़ियों ने यह सवाल किया वजीर मुमलिकत से कि वजीर साहब ये बताइए कि 15 मरतबा खत लिखा गया कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज की जानिब से पिम्स अस्पताल को, और पिम्स अस्पताल ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि किसी भी लेटर का जवाब देना उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा। अब जो वजीर है, वजीर सेहत, वो दिन रात एक ही काम करता रहता है। मुस्तफ़ा कमाल इसका नाम है, तो वो हर एक को पै जाता है। वो जब भी कभी आप देखते हैं ना इसको, वजीर सेहत को, इसका कोई इंटरव्यू कर रहा है, ये किसी जगह पे खड़ा हुआ है, कोई बंदा इसके बाद शिकायत लेकर आ गया, ये आगे से पै जाता है। ये खुद एक ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसको उठा के लगा दिया वजीर सेहत भी, उसका अपना ब्लड प्रेशर हाई रहता है। वो हर वक्त एक अजीबोगरीब किस्म की फोबिया के अंदर मुब्तला है कि जो बंदा आ रहा है पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर देगा, वो ऊपर से अटैक ही कर देता है। उसको किसी ने समझाया कि अटैक कर दो बस, सीधा सीधा, वो अटैकिंग मोड के अंदर ही रहता है। ये वजीर इन्होंने लगाया हुआ है सेहत का। आजकल उसने गेम उठाई हुई है, नए सूबे बनाओ ताकि जितने कम काम करने के लिए होंगे लोगों के पास, उतना बेहतर काम करेंगे। इसके अंडर में 2 बड़े अस्पताल आते हैं, वजीर सेहत है ये। इस्लामाबाद के 2 ही अस्पताल है ना, बाकी हर सूबे के तो अपने वजीर सेहत हैं। तो 2 अस्पतालों की हालत यह है कि एक के अंदर आज इतने बच्चे फौत हो गए, और वहां पे जो लोग आए बातचीत करने के लिए, उनके साथ ये इस तरह का रवैया इसने रखा हुआ था, हद तक आमेज, कि जैसे ये आसमान से उतर कर आया हुआ है, जैसे वो लोगों ने अपने बच्चे जला के खुद इसके ऊपर डाल दिए। ये वजीर का एटीट्यूड था। कुछ अर्सा पहले इसकी एक और वीडियो आई थी जहां पे खातून को कह रहा था कि तुम्हारे बाप मर जाते अगर उनको इमरजेंसी में नाम लेकर आते यहाँ पे आईसीयू के अंदर। तुम्हें पता है कि आईसीयू का एक दिन का खर्चा कितना है? 20,000 रुपये आईसीयू का एक दिन का खर्चा। फटे मुंह तेरा, तू अपनी जेब तो देने ने पैसे 20,000 रुपया। यहाँ दुनिया के अंदर आईसीयू का एक एक दिन का खर्चा जो है वो 5-5 लाख रुपया भी है, और उनकी सरकार उठाती है क्योंकि लोग टैक्स देते हैं। और तुम मुलाजिम हो हमारे, हमें जवाब दो। बेशर्म आदमी, तुम ये कैसे कह सकते हो कि 20,000 रुपया खर्चा आईसीयू का एक दिन का है? तू अपनी जेब से दे रहा पैसे या अपनी जायदाद बेच के दे रहा पैसे? और भाई पैसे हमने टैक्स दिया हुआ है, पाकिस्तानियों ने, हम अपनी जेब से टैक्स देते हैं, अपने खून पसीने की कमाई में से पैसा निकालते हैं। तू उसमें से 20,000 रुपया गरीब आदमी के ऊपर खर्च करके उस औरत पे चिल्ला रहा है कि तुम्हारा बाप मर जाता अगर हम उसको आईसीयू के अंदर ना लेकर आते, मर जाता तुम्हारा बाप। बात सुनो मेरी, हो बदमाश है भाई तू। ऐसे ला के इन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हर वो तोहफा जो तकलीफ देता है पाकिस्तानियों को लाकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। ऐसी बेशर्मी और ढिठाई है। मर जाते तुम्हारे बाप अगर हम उनको आईसीयू में 20,000 रुपया खर्चा आईसीयू का। ऐसे कह रहा है जैसे एहसान कर दिया इसने कौम के ऊपर, को बादशाह सलामत है, अपनी जेब से पैसा दे रहा है। और भाई पाकिस्तानी हजारों अरब का टैक्स देते हैं हर साल, उसी में से तुम लोगों के सारे चमचे खर्चे तुम लोग कमीशनें खाते हो, उसी में से तुम लोग जायदादें बनाते हो, उसी में से तुम लोग अपने और अपने खानदानों के लिए जजीरे खरीदते हो, उसी में से तुम लोग अपने बाहर टिकाने बनाते हो, उसी में से तुम लोग अपनी अय्याशी की जिंदगी गुजारते हो। तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां और जहाज तक मिलते हैं इन्हीं गरीबों के पैसे में से। इनमें से 20,000 रुपए इन पे खर्च करके तू एहसान जतला रहा है उनके ऊपर। ये ऐसे बेशर्म और ढीठ आदमी है। ये इसको ब्लड प्रेशर का मरीज है, इसको अस्पताल में दाखिल करवाना था, इसको पकड़ के वजीर सेहत बना दिया। अंदाजा करें आप, लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो इनको अपनी सियासत नहीं भूल रही। लोगों ने वहां पे टिका गया, एहतजाज किया, इनके मुंह के ऊपर कहा गया आपने हेल्थ का और तालीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान के अंदर। 47 का मैंडेट लेकर ये लोग आए हुए हैं। ये भी लोगों ने इनको कहा कि तुम लोग आए ही ना जायज तरीके से हो, तो तुम लोग कैसे हमारा भला सोच सकते हो, या तुम लोग कैसे जायज काम कर सकते हो या ठीक काम कर सकते हो। अभी इमरान खान को भी इसी अस्पताल में ये लाने पर बजिद थे। जब इमरान खान को लेकर आए, इसी अस्पताल की मशीन ही खराब थी, और जिस मशीन से इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट करना था, जब इमरान खान को इस अस्पताल में लाया गया तो पता चला वो मशीन ही खराब है। यहां से आप अंदाजा करें इनकी गफलत का और बेशर्मी का, कि जिस मशीन से ट्रीटमेंट होना था मशीन ही खराब है, और अब वहां पे बच्चे जल गए और वजीर जो है वो चौड़ा होकर फिर रहा है और अजीब लहजे के अंदर फिरौनियत और तकब्बुर के साथ बात कर रहा है। शर्म भी नहीं आती इन्हें। 14 बच्चे अस्पताल के अंदर जलकर खाकस्तर हो गए,
वो माँ बाप कह रहे हैं हमें लाशें तो देना, हमारे बच्चों की हमें पता तो चले हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ। और वजीर कह रहे हैं जनाब के जल के बच्चे मर गए, और उन्हें कह रहे हैं जी वो शहीद हो गए हैं, बच्चे शहीद हैं। तो वो मासूम बच्चे हैं, वो तो शहीद ही हैं, लेकिन आप लोगों ने किया क्या उनके साथ? और जो लोग इस गफलत के मुर्तकिब हैं, अब उनमें सब अपने अपने प्यारे को बचाना चाहते हैं, जैसे कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जर्नैल अपने प्यारे कर्नल को बचाना चाहते हैं, जिसने जाके वहां पे बेशर्मी की, बच्चों से चपेड़े खाई वहां पे सरहद यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस्लामाबाद में। अब उसमें एक के बाद एक और वीडियो आ रही, मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि उसमें क्या है। लेकिन ये देखें, सदर YDA, ये यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, इनके जो सदर हैं, इन्होंने ये एक वीडियो इनके तवसत से आई है। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि DHQ साहिवाल में 30 बच्चों की जगह 184 बच्चे रखे हुए हैं। अब जब आप इतना लोड लेकर आएंगे तो हादसात ही होंगे ना, और क्या होगा। इमरान खान ने हेल्थ कार्ड बनाया था कि जिसका दिल करे, जिस अस्पताल से दिल करे जाके इलाज करवाओ, हम जनाब वहाँ पे पैसे हुकूमत दे देगी, हमें आप सबको इंश्योरेंस दे दी है, जाए जाके अपना इलाज करवाएं। किसी खातून के बच्चे की पैदाइश है, जाओ प्राइवेट अस्पताल में, जिसमें दिल करता है जाओ, ताकि लोड मैनेज हो जाए। यही एक हल था पाकिस्तान में सेहत के मामलात को बेहतर रखने के लिए। लेकिन मरियम नवाज की ख्वाहिश पे जर्नैलों ने वो भी बंद कर दिया कि हेल्थ कार्ड, ये एक्चुअली जो हेल्थ कार्ड वापस लिया वो जनरल बाजवा ने और जनरल आसिम मुनीर ने वापस लिया, वरना किसी की क्या जरूरत थी कि वो हेल्थ कार्ड जैसे शानदार मंसूबे को बंद कर देता। यानी गरीब आदमी को ये चाहता ही नहीं है कि वो अच्छा इलाज करवाए। गरीब आदमी जिस सरकारी अस्पताल में चाहता था घुस जाता था, जाके इलाज करवाता था। इन्होंने करनी होती है सेहत के ऊपर सियासत। ये अस्पताल के अंदर एक नई मशीन लेकर आते हैं, उसके ऊपर जाके ये इफ्तिताह करते हैं, वहां पे जाके ये दुआएं कराते हैं, फिर गरीबों को लाके दिखाते हैं, देखो हमने तुम्हारे लिए कितनी महंगी मशीनें खरीदी। इमरान खान ने सारे ही प्राइवेट अस्पताल गरीबों को दे दिए थे। उन्होंने कहा जाओ जहां से दिल करता है जाके इलाज करवाओ, बिल हम दे देंगे, तुम सिर्फ अपना अस्पताल पसंद करो, जहां पे रश कम है वहां पहुंच जाओ, जो डॉक्टर पसंद है वहां पहुंच जाओ, अपना इलाज करवाओ, बिल जो है वो गवर्नमेंट देगी। इमरान खान ने ये किया, लेकिन मरियम नवाज की ख्वाहिश पे जर्नैलों ने और इन सारे सिस्टम ने जो इनका बनाया हुआ ये पूरा रजीम है, इन्होंने वो हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी छीन ली अवाम से ले ली वो फैसिलिटी। बहरहाल रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड भी ताखीर से आई और किसी किस्म की कोई तरबियत हमें दिखाई नहीं दी जो दी गई हो सरकारी अमले को कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो आपने हैंडल कैसे करनी है। अब आ जाए नाज़रीन सरहद यूनिवर्सिटी वाले इंसिडेंट की तरफ। इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो गई है और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेरे एक सोर्स ने मुझे बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो DG है वो डायरेक्टली अब इस सारे अमल के अंदर इन्वॉल्व हो गया और मिशन ये है कि किसी भी तरह इस मामले को निशाने इबरत बनाया जाएगा। यानी जितने तलबा और जो टीचर्स इसके अंदर शामिल हैं उन सबको दीवार के साथ लगाया जाएगा, उन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा ताकि आइंदा कभी भी तलबा ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत ना कर सकें। रीज़न पता क्या है? ये जेनजी से सबसे ज़्यादा डरते हैं, ये नौजवानों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उन्हें इस बात का आइडिया है कि जिस वक्त नौजवान इकट्ठे होकर खड़े हो गए फिर हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। ये कर्नल वाले वाक़े में आपने देख लिया, चपेड़े पड़ गई, कर्नल साहब को पिस्तौल उनके हाथ में था, बच्चे डर ही नहीं रहे थे। तो अगर ये नौजवान खड़े हो गए तो मुसीबत बन जाएगी। लिहाजा इसी वाक़े को दबा के मामला शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए, ये उनकी कोशिश है। लेकिन एक चिंगारी जो है वो आग में बदल जाती है, ये बात भी इन्हें याद रखनी चाहिए। दूसरा मामला ये है कि जो फौज के ऑफिसर्स हैं उनको बड़ी इससे उनका मोराल बड़ा डाउन हुआ है कि यार देखो चपेड़े भी पड़ गई, कर्नल साहब को सारी कौम भी बुरा भला कह रही है, तो उनका मोराल बड़ा डाउन हुआ है कि जनाब चपेड़े तो हम मारते हैं या ठुड्डे छोटे तो हमने मारने होते हैं, तो हम तो जिसको मर्जी चपेड़ मार दी, ठुड्डा मार दिया, जहाँ मर्जी शिकार खेल लिया, जहाँ मर्जी जो मर्जी कर लिया। ये तो कंट्रोल हमारा है मुल्क के ऊपर, जिस मर्जी ज़मीन पे हम कब्जा कर लें, जाके वहाँ पे DHA बना लें, जिस जगह पे चाहें जो मर्जी कारोबार कर लें, जिसका मर्जी कारोबार ले लें, PIA भी खरीद लिया, तो ये तो हमारा कंट्रोल होना चाहिए ना। ये कैसे हो सकता है कि नौजवान उठ के हमें आगे से मारे? तो एक मोराल भी बड़ा डाउन है। अब उसे ठीक करने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को शदीद दबाव में लिया जा रहा है, एक एक कागज़ उनका इकट्ठा करके उसको खंगाला जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि कोई एक चीज़ मिल जाए जिसके ज़रिए से यूनिवर्सिटी को मज़ीद दबाव में लिया जा सके कि ये कैंपस जो है वो किसी लिहाज से गैर कानूनी है, या ये कैंपस जो है ये सही तरीके से नहीं बना, या कुछ उसूल हैं या ज़ाब्ते हैं जिनकी खिलाफ वर्जी हुई है। लिहाजा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से दबाव में लेने के बाद वो यूनिवर्सिटी से अपनी मर्जी का फैसला करवाएंगे। और मिशन ये है कि कुछ लड़के और लड़कियों को यूनिवर्सिटी से निकलवा दिया जाए और जो नौजवान हैं उनकी एक एक की तस्वीर उठा के और उनकी स्क्रीनिंग कर ली गई है, मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं और कुछ आपके सामने हैं, कुछ आपके सामने मुस्तकबिल में आ जाएगा
तो इन नौजवानों को निशाने इबरत बनाने का भी फैसला किया गया है कि इनको अब नहीं छोड़ेंगे। और इसके लिए जो DGMI हैं वो खुद इसको बराह रास्त देख रहे हैं सारे मामले को, और बार बार वो राब्ता भी कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, और एक बड़ा क्रैकडाउन वो चाहते हैं कि मोराल जो है वो ऑफिसर्स का अप चला जाए और नौजवानों का मोराल डाउन हो जाए, ताकि सबको पता चल जाए कि जनाब इस तरह की हरकत दोबारा किसी ने नहीं करनी। अब नाज़रीन, जो नई वीडियोज आई है ना, उन्होंने अलग तहलका मचा दिया। वो जो कर्नल साहब की बीवी है मुबैना तौर पे, तो वो कर्नल साहब की एहलिया तो सुल्तान रही बनी हुई है, वो तो कोई फुलन देवी बनी हुई है। वो कभी जनाब ठुड्डे मार रही हैं, कभी तलबा को हरासा कर रही हैं, तालिबात को कह रही हैं कि मैं FIR भी करवाऊंगी, मैं तुम्हें जेल में भी भिजवाऊंगी। ये वाला एटीट्यूड देख के तो मुझे लगता है कि शायद जदून कोई मासूम आदमी होगा। पहले मुझे जदून पे गुस्सा चढ़ रहा था कि यार जदून एक खातून को हरासा कैसे कर सकता है, लेकिन जिस तरह की ये खातून है, जैसे ये थाने कचहरी की धमकी देती है, तो कोई पता नहीं जदून ने भी अपनी जान ही छुड़वाई हो इससे कि यार ठीक है मैं माफ़ी मांग के जान छुड़ाता हूँ, ये क्या मेरे गले पड़ गए। अब वहाँ तलबा एहतजाज कर रहे थे, एहतजाज वाले तलबा को ये खड़ी होकर बाकायदा टोंट कर रही थी, उन्हें हरासा कर रही थी कि मैं FIR भी दूंगी, मैं जेल में भी भिजवाऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। वही ऐसा अजीब एटीट्यूड था इस औरत का। फिर पुलिस वाले से डंडा छीन कर तलबा को मारना शुरू कर दिया। क्या सुल्तान रही वाली एक्टिंग की है। पहले ये सुल्तान रही बनी रही तकरीबन घंटा आधा घंटा, उसके बाद कर्नल साहब आए, वो मुस्तफ़ा कुरैशी बन गए आके। तो यानी इनका ये दोनों एक तरह की हैं, वो रब ने जोड़ी बनाई है ना इनकी ज़बरदस्त किस्म की। वो कर्नल साहब आए, वो आगे मुस्तफ़ा कुरैशी बन गए, बीवी जो है वो उससे पहले सुल्तान रही बनी हुई थी, इन्होंने वहां पे आत चुकी हुई थी, और टाउट्स जो है वो बयानियां बना रहे हैं नहीं जी नहीं, ये बड़ी ज्यादती हुई है, ये गैरत का मामला है। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊं, मिलिट्री इंटेलिजेंस से जहां से मैंने खबर निकाली है, वो कहते हैं जी बयानिया इस पे ये है कि गैरत का मामला बनाया जाए, इसको जितना हो सके जैसे हो सके गैरत का मामला बनाया जाए। हमारे कुछ सहाफ़ी हैं, उनसे फर्दन फवर्दन मुलाकात भी की गई है, और जिस जगह से ये खबर निकली है वहां पे एक बड़ा सहाफ़ी, बहुत बड़ा टाउट है, पुराना है, बहुत पुराना चावल है, बड़ा तेज आदमी है, आप उसे जानते हैं, वो अभी भी अपना एक प्रोग्राम करता है, इमरान खान से काफ़ी बुक्स भी है उसे, बहुत ही अजीबोगरीब आदमी, अजीबोगरीब बातें करता है। अभी उसकी कवरेजेज आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगी। वो वहाँ मौजूद भी था उस वक्त, और वो इंस्ट्रक्शन ले रहा था कि जनाब आगे क्या करना है, अब इसको ऐसे क्या करना है। तो उसके बाद जब कर्नल की बीवी की ये फुटेजेस निकली हैं, तो इनका सारा का सारा बयानिया बढ़ गया। अब ये जो सहाफ़ी हैं, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने ट्वीट भी खुद नहीं लिखे हुए, उन्हें वो फैसले लिखे लिखाए दिए गए कि जनाब ये भी साबित हो चुका, ये भी साबित हो चुका, तो खत्म शुरू हो गया, तो अब जनाब कर्नल साहब बेगुनाह है और ये सारे बाकी गुनाहगार हैं। तो इस किस्म के जो ट्वीट्स हैं वो लिख कर दिए गए थे, सहाफ़ियों से मुलाकातें भी की जा रही हैं। इस सारे मामले को वो कह रहे हैं जी गैरत का मामला बनाओ और जदून पे और तलबा के ऊपर डाल दो। देखें जी, दो चीज़ें हैं, मैं अभी भी यही कहूँगा कि बहुत मुमकिन है कि जदून ने कर्नल की एहलिया को हरासा किया हो, बहुत मुमकिन है, उस केस को अलग कर दें। और ये जो कर्नल ने एक भौंडी हरकत की है कि वो पिस्तौल लेके घुस गया यूनिवर्सिटी के अंदर और वहां जाके उसने गोलियां चला दी, वो तो अल्लाह का शुक्र है किसी को गोली लग नहीं गई, जिस तरह की उसने हरकत की, और जैसे उसको यूनिफॉर्म के अंदर गिरेबान से पकड़ के चपेड़े पड़ गई। अब तलबा ये तो नहीं देखेंगे ना एक आदमी पिस्तौल लेके उन पर चढ़ गया, तो वो ये देखेंगे पहले सर आप अपना यूनिफॉर्म उतार के आए, कपड़े चेंज करके आए, फिर हमने आपके गिरेबान को हाथ डालना। भी वो अपनी जान बचाने की पड़ गई थी उनको, आपके हाथ में पिस्तौल है, आप मार रहे हैं, तो वो अपने आप को बचाए भी ना, वो आपको रोके भी ना, आपको पकड़े भी ना। तो बहरहाल कर्नल साहब ने जो हरकत की है और जिस तरह उन्होंने गन हैंडल की है, तौबा इस्तगफार। एक अनाड़ी फौजी भी होता है ना, तो वो इस तरह से पिस्तौल नहीं पकड़ता जैसे कर्नल ने पकड़ा हुआ था। और भाई गन हैंडलिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, पिस्टल हैंडलिंग सीधा सीधा सा काम है। तो इस कर्नल को ये भी नहीं पता था मैंने अपना पिस्टल हैंडल कैसे करना है। वहां कोई बच्चा इससे छीन लेता पिस्तौल तो कितनी बेइज्जती होती। ये जिस तरीके से इस कर्नल ने पिस्तौल पकड़ा हुआ था ना, मैं आपको लिख कर देता हूं कि इस कर्नल से ये पिस्तौल 5 सेकंड में छीना जा सकता है। अगर कोई नौजवान थोड़ा सा भी जानता है ना, उसको पता है कि पिस्टल कैसे लेना है, तो 5 मिनट में इसके हाथ से पिस्टल चला जाता। इसकी गन हैंडलिंग भी इतनी फजूल थी, बहुत ही। इसको तो इस बात के ऊपर जो है सजा मिलनी चाहिए कि एक तो पब्लिक प्लेस के ऊपर तो यूनिफॉर्म पहन के और पिस्तौल लेके पहुंच गया, फिर तू वहां पे गोलियां चला रहा है। दूसरा, तू इस तरह तलंगों की तरह गोलियां चला रहा है, तेरे हाथ में जिस तरह से वो पिस्टल है, कोई तेरे से वहां पे छीन ले तो कितनी बड़ी बेइज्जती है, कितनी बड़ी तौहीन हो जाएगी कि एक ट्रेंड फोर्सेस का आदमी जो है उससे किसी बच्चे ने पिस्तौल छीन लिया। और बिलीव मी, इससे आधी ताकत का बच्चा इससे पिस्तौल छीन सकता था जैसे इसने तलंगों की तरह उस पिस्तौल को हैंडल किया है। बहुत ही अफसोस हुआ मुझे सारा कुछ देख के। हम इतनी इतनी बड़ी बातें करते हैं, ये प्रोफेशनलिज्म है पे आ जाए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।